परिचय कराता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संदीप यादव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं। प्लीज इनके लिए ताली बजा के जोरदार स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संदीप यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज ऑटो वाले नवल उपाध्याय जी भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तमाम वो सारे लोग जो बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। अमित भी, अमित बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बयान है, उस बयान को मैं सबसे पहले रखना चाहूंगा। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने में पहले सीधे मुद्दे पे बातचीत शुरू करते हैं। बाकी जो लोग आए हैं, जो लोग पहली बार शरीक हो रहे हैं, मैं जरूर बातचीत करूंगा, उनसे जरूर मौका निकालूंगा। कहां से आना हुआ सर आपका? सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर से, बस सुल्तानपुर काफी है, मैं समझ गया। और आप सर कहां से हैं? गुड़गांव से, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप साहब? नोएडा से, मानेसर से हैं जी। उधर आप तो इधर जयपुर रोड पे पहुंच गए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बयान यह है कि इदारा जमीयत उलमा हिंद, उसके पदाधिकारी महमूद मदनी साहब ने एक बात कही, वो यहां पे रखना चाहता हूं उस बात को। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम नहीं है। ये एक बयान ऐसा है जिसमें गुंजाइश है, मतलब भर की जब जिरह हो तो इसमें गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन इसका जो दूसरा सिरा है उसमें गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाती है। और वो ये कहते हैं कि कोर्ट पर या कोर्टों पर दबाव है, तो लिहाजा पहली जो वाक्य मैंने बोला वो अपने आप में बहुत संवेदनशील हो जाता है जब वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। यानी आप एक तरह से बता रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। एक बयान ये है जिस पर बड़ी आज चर्चा रही, बात तमाम सारे, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे टेलीविजन हो, उस पर यह बयान घूमता रहा। और आज यह मुद्दा एक विशेष है। एसआईआर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी बात कही। कानपुर में वो बीएलओ के पास वो उसको लेकर वो बात गए, लेकिन इसके अलावा एआईएमआईएम से भी एक बयान आया और वो ये बयान बड़ा नागवार है। और वो ये कहते हैं कि अगर शरीयत से छेड़छाड़ हुई, अब मुझे तो नहीं समझ में आता कि शरीयत से कहां छेड़छाड़ और किस तरह की शरीयत से छेड़छाड़ हो रही है। वो ये कहते हैं कि अगर शरीयत से छेड़छाड़ हुई तो देश में जो गलियां हैं वो कम पड़ जाएंगी। अब ये मुझे नहीं समझ में आया ये बयान कहां से कैसे है। उधर एसआईआर को लेकर रस्साकशी रही, कांग्रेस ने भी अपनी बातें रखी, समाजवादी पार्टी ने भी रखी, और उधर तृणमूल कांग्रेस जहां चुनाव अगला होना है वहां भी बातचीत हुई। जो बात है वो मैंने रख दी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं कांग्रेस के पास, पहले बीजेपी के पास आता हूं और फिर कांग्रेस के पास से शुरू करता हूं। जी भैया जी, आपने मौलाना महमूद मदनी का एक स्टेटमेंट कोट किया। उन्होंने एक बात और कही, जमीयत उलेमा हिंद के जो मौलाना साहब थे भोपाल में, उन्होंने एक बात और कहा जिहाद पे भी, और वो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं उनसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं, और जितने हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको भी ये मैं पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि इन जैसे मौलानाओं के अनुसार सुप्रीम कोर्ट जो है बिका हुआ है, बेकार है। मिस इनके लिए जब वो अच्छे तौर पे काम करे तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जब विपक्ष के तौर पे काम इनके अनुसार हो जाए तो लाहौर बिला कुवत। तो मैं एक बात मैं आपको दे रहा हूं, मैंने जानबूझ के वो जिहाद वाली बात नहीं की। मैं आ रहा हूं, एग्जैक्टली मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिहाद वहां लागू हो, जिहाद पे बात वहां पर हो जहां पर मुल्क में शरिया लागू हो, या शरिया की कोर्टें हो, या शरिया उस पे कानून पे लागू। यहां ना तो इस देश में ऐसा है, ये देश संविधान से चलता है, लिहाजा उस पर मैं आया ही नहीं जानबूझ के, क्योंकि मेरे लिए वो अहमियत नहीं रखता ना इस मुल्क पे, क्योंकि इस मुल्क में एक आईन है, एक संविधान है, उसी पे बात हुई इसलिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जो बात कही गई वो निश्चित तौर से बेहद संवेदनशील है। जी भैया जी, बेशक आपने उस विषय को नहीं लाया क्योंकि हम सब के लिए संविधान सर्वप्रिय है, सुप्रीम कोर्ट सर्व, लेकिन वो विषय इसलिए आना सर जरूरी है क्योंकि कुछ राजनीतिक लोग, कुछ कथाकथित लोग के दोगले चेहरे इससे नकाब से हट जाता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आप क्या कह रहे हो सनाब अपने बैठक में कि जिहाद होना चाहिए, जिहाद जुल्म का परिचय है। अगर आपके ऊपर कोई प्रताड़ना है, अगर आप पीड़ित हैं, तो आप क्या गाड़ी में बम लेकर उड़ाने की बात करोगे? आज उस तरह लोगों को, युवाओं को उस्काने का काम करोगे। और जब इस तरह की घटनाएं घटती है और एक विशेष धर्म
कटघरे में खड़ा होता है तो रोने लग जाते हैं कुछ लोग। अरे 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 भाई 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 भाई, नहीं, एक मिनट सर, एक विशेष धर्म को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। मैं पूछता हूं सीधे तौर पे, एमआईएम को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, हर एक पार्टी को, जब ये बम की घटनाएं होती है, जब ऐसे मौलाना खड़ा होकर तुष्टीकरण की बात करते हैं और जो अच्छे मुसलमान हैं, जो देशभक्त मुसलमान हैं, उनको भी कटघरे में जब ये ला खड़ा करते हैं, तो आपके मुंह में फेविकॉल क्यों जम जाता है? क्यों ऐसे लोगों के हाथ में कलम की जगह पत्थर पकड़ाने के लिए? राइट, मैं आपकी बात से इस बात को आगे बढ़ाता हूं। कोई घटना होती है, लेकिन उस घटना से पूरी कौम को जोड़ देना या उस पूरे प्रोफेशन को जोड़ देना कि ये डॉक्टर है, मैं नहीं मानता, उचित नहीं मानता, बिल्कुल नहीं उचित मानता। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल उचित, और मैं जो कह रहा हूं, जो मैं सोचता हूं, मैं खुल के बोलता हूं, मैं जो सोचता हूं मैं खुल के बोल रहा हूं। लेकिन किसी कौम से साथ पूरा जोड़ देना या वो मुलविस है, ये मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। जी, माध्यम से एक क्वेश्चन कोट करना चाहता हूं, भोपाल में जो स्टेटमेंट दिया गया वो सही है या गलत, आज स्पष्ट करना होगा कांग्रेस को। कांग्रेस वाले तय करेंगे। नहीं, एक बार कह दे कि जिहाद और उस पर जो दिया मौलाना साहब ने, मदनी जी ने, वो गलत बोला, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बोलिए। देखिए, पहली बात तो हम कांग्रेस पार्टी के रूप में इस देश के संविधान को सबसे सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस को इस पे गर्व और फक्र है कि इस देश की आजादी के बाद इस संविधान को बनाने में कांग्रेस के हजारों सैकड़ों जो कार्यकर्ता थे, और कांग्रेस ने ही नेहरू जी की क़यादत में अंबेडकर साहब से संविधान बनवाया, तो हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। अगर कोई व्यक्ति ये बार बार, कभी एआईएम के लोग, कभी मदनी साहब जैसे लोग, आप ही की बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जिनसे आप बयान दिलाते हो, फिर हिंदू मुस्लिम कराते हो, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान कराते हो, फिर मंदिर मस्जिद कराते हो। भैया, मुद्दा ये है कि देश में महंगाई क्यों है, देश में बेरोजगारी क्यों है, देश में इस वक्त मुश्किलात क्यों हैं, आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण क्यों है, आज आप एसआईआर के पीछे छुपते हैं। एसआईआर में जब हम सवाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है। दूसरा, फिर 270-72 सो कॉल्ड ये इंटेलेक्चुअल पकड़ के ले आते हैं। उनमें एक इंटेलेक्चुअल है लक्ष्मीपुरी जी, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर की धर्मपत्नी है। मैं पहले उनसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल अपने पति से कर लेती कि पेट्रोल 100 रुपए क्यों पहुंच रहा है, इसको थोड़ा कम कर लीजिए। एक व्यक्ति है जिसके घर में इनकम टैक्स में 300 करोड़ रुपए की रेड पड़ी है, वो व्यक्ति अब भ्रष्टाचार के ऊपर हमें ज्ञान दे रहे हैं। और सबसे मजे की बात, 270-72 ब्यूरोक्रेट, सो कॉल्ड विसल ब्लोअर कह रहे हैं वो, उन्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए था, पर्यावरण मंत्री सवाल पूछते। राइट, प्रदूषण पे और इस पर सवाल करना चाहिए था। जी, पूरी बातों का भैया जी जलेबी बना दिए, लेकिन ये नहीं बोले कि भड़काने वाले बयान, जो जिहाद में मिस खुद को मार दो, फिदाइन हमला कर दो, उत्पात मचा दो, वो गलत वक्तव्य है। उस पर कांग्रेस पार्टी का चरित्र नजर आ रहा है। एक बार तो बोल देता ना साहब, इतना क्या तुष्टीकरण का प्यारा हो गए, इतना क्या गठबंधन है आपको तुष्टीकरण से? मैं तो स्पष्ट से बोलता हूं, अगर हमारा कोई मुसलमान देशभक्त है तो स्वीकार्य है, लेकिन देश में घुस कर गद्दारी करोगे तो सीना ठोक कर गोली मारेंगे। कोई बात करते नहीं, मुसलमान नहीं, कोई भी हो, मैं उसको दुरुस्त कर देता हूं, कोई भी हो। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन तुष्टीकरण की गथा को रचने वाली कांग्रेस पार्टी। राइट, टेकन योर व्यू। जी, अमित आइए, समाजवादी पार्टी को बुलाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अभी कहा मुद्दे की बात कीजिए। अभी परसों से संसद शुरू हो रहा है ना, कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया क्या कि महंगाई पे बात होनी चाहिए? नहीं दिया है। बात बेरोजगारी पे कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया है क्या? नहीं दिया है। ये भी सत्र पूर्व की सत्र के तरह एसआईआर के नाम पे खत्म। लेकिन ये इस पर बोला है राहुल गांधी ने कि ये जो पोल्यूशन है उस पर बात होनी चाहिए, ये तो बोला है। प्रेस के माइक के सामने बोला है, नोटिस दिया जाता है, बोलने से नहीं। संसद से चलेगी देश, सड़क से नहीं चलेगा। ये लोग सड़क से चलाना चाहते हैं, यही इनकी पीड़ा है। ये बात कर रहे थे बीएलओ की, ये बात कर रहे थे अभी बुद्धिजीवी की। अरे भारत में बुद्धिजीवियों का पहला वो 64 लोग कौन थे जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को वीजा देने की बात कही थी, वीजा न देने की बात की? अमेरिका को आपने क्यों नहीं विरोध किया कि भारत के अंदर का मामला है? आपने कैसे अमेरिका को लिखा? उस समय आपकी सरकार थी। यही बुद्धिजीवी जब कहते हैं लता मंगेशकर की भारत का अगला प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए, तो यही बुद्धिजीवी उनसे भारत रत्न मांग लेते हैं। कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है। ये बुद्धिजीवियों का खेल हमने देखा है। अवार्ड वापसी भी, नाम मत लेना, एक नाम जी, ये बहस है, बहस का अपना एक अंदाज है, दोनों की तरफ से तर्क है। औरंगजेब साहब ठीक हैं? आप कैसे हैं? जी जनाब, खैरियत?
जी कहाँ से आना हुआ आपका? हम असम से। असम से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके यहाँ भी तो बड़ा हलचल बची ही रहती है। असम में कहाँ से हैं आप? हम गुवाहाटी। गुवाहाटी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, नो थैंक्स। हाँ, बस देखना चाहती है, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं सर आप? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से हैं, नोएडा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल। हाँ बोलिए। जहां से ये बयान निकल कर आ रहे हैं वहां पर उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सरकार है। अगर ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सरकार खुद कार्रवाई करे बयानबाजी के अलावा, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। अगर सरकार कार्रवाई करे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो बयान दे रहे हैं उन पर क्या है? उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई। उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो। जी जनाब। भैया ने कहा कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब कार्रवाई करने जाते हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं जैसे लोग वहां बिलबिलाने लगते हैं कि इनके ऊपर एक्शन क्यों ले लिया, क्योंकि उनका वोट बैंक रद्द हो जाता है। वो जहां से वो बयान आया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रहा, तो मौलाना महमूद मदनी को मैं कह दूं वो मौलाना ही नहीं है। अरे ये कैसे कह दोगे? अरे मैं जानता हूं उनको, बहुत अरसे से जानता हूं, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे कह देंगे आप? वो तो मौलाना है, मौलाना है, काफी अरसे से मौलाना है। जी मैं आया, समाजवादी पार्टी, एक वेरी क्विक। जमीयत की एक पहचान मैं बता देता हूं उनके बारे में। भारत में जितने भी आतंकवादियों का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, तो यही संस्था लड़ रही है आतंकवादियों के समर्थन में। राइट, टेक योर पॉइंट। जी बोलिए। जी, ये तमाम सारी जो बहस है, जो बयान है, जो SIR है, उस पर आपकी बात आनी चाहिए। देखिए, ये जो नैरेटिव जिसकी बात की जा रही है जी। पूरा का पूरा बोगस मतलब फर्जी नैरेटिव है ये, और पूरी तरह से ये गलत है। ये बेकार की बातें। SIR पर बात मैं करता हूं आपको। उससे पहले मैं बताता हूं जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, फरवरी 2025 में उनकी नियुक्ति हुई। उससे पहले 3 लोग उनकी नियुक्ति किया करते थे। मतलब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 लोग उसमें हुआ करते थे। प्रधानमंत्री होते थे, मुख्य न्यायाधीश होते थे और लीडर ऑफ अपोजिशन होते थे। उस नियम को बदला गया, उसमें गृह मंत्री को जोड़ा गया और 2-1 से ज्ञानेश गुप्ता को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। ठीक, मुख्य संसद के द्वारा हुआ। संसद के द्वारा नहीं हुआ, उसमें नोट ऑफ डिसेंट दिया था नेता विपक्ष ने। ये क्यों बदला गया? इसलिए बदला गया कि 2025 से 2029 तक 22 राज्यों में चुनाव होने हैं। और याद रखिए, उसके बाद से भारत में क्या हो रहा है? कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड से डॉक्टर साहब, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, आप तमाम सारी चीजें देखते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से क्या मतलब है? लेवल प्लेइंग फील्ड से यह मतलब है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में 16,000-17,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए। किस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है? एक पार्टी है जिसके पास केवल पैसा है। दूसरा PM केयर फंड, जिसमें हजारों करोड़, 20,000 करोड़ की बात कही जाती है, उसका कहीं कोई जवाब नहीं दिया गया। सारा पैसा इनके पास है। ED, CBI, IT, ये पूरा एक सरकार के मतलब स्टूज की तरह काम कर रहे हैं। अब आप ED को लीजिए, ED ने 90 से 95% विपक्ष के नेताओं पर छापा मारा है। आपको मालूम है कन्विक्शन रेट क्या उसमें? 0.5% के आसपास है। गलत। ये डॉक्टर साहब गलत है, ये गलत है, बस यहीं पे पकड़े। भैया जी, मैं आ रहा हूँ, मैं डॉक्टर साहब। भैया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको चंदा मिला। अब एक बात बताइए, आपको मुझसे बहुत प्रेम है, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे आई लव यू बोलते हैं, तो इसमें भैया कहां से आपकी मर्जी है ना कि आप मुझसे प्यार करते हैं, किसी और से नहीं करते हैं, तो प्यार भी आप डिसाइड करेंगे क्या? हम ईमानदार दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ईमानदारी दिखती है, तो बॉन्ड हमें ज्यादा चंदा मिला। ये अजीबोगरीब प्यार है। उसमें इतनी फैक्ट्रियां हैं, उसमें इतने कंपनियां थी, उनके यहाँ पहले छापे मारे गए, उनके यहाँ छापे मारे गए। एक आंध्र प्रदेश तेलंगाना की कंपनी थी, अब उसको छापा मारा गया, 500 करोड़ पहुंचा देता है। ऐसी कितनी कंपनियां हैं कि पहले छापे। अरे भाई, आप बोलने इनके पास सबूत है क्या कि 500 करोड़ पहुंचा दिया? और अगर 500 करोड़ पहुंचा दिया तो वो सबूत लेकर के न्यायालय में क्यों नहीं जा रहे हैं? जनता को झूठे और अधूरे तथ्य पेश करना सबसे पहले तो बंद किया जाए। आप हाँ, न्यायालय की कहानी बताइए। न्यायालय की कहानी सुन लीजिए। देखिए, जनता सब जानती है और न्यायालय की कहानी सुनिए। एक चीफ जस्टिस अपने ही सेक्सुअल हरासमेंट के केस में अपने ही चेयर करता है। नाउ द डॉक्टर साहब, नाउ प्लीज लिसन। डॉक्टर साहब, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, लेकिन मैं आपसे एक बात सुनना चाहता हूं। एक बात आपसे, महमूद मदनी ने कहा, आपने पहले ही सेंटेंस में उनको, रुकिए डॉक्टर साहब, रुकिए, एक ही सेंटेंस। डॉक्टर साहब प्लीज। डॉक्टर साहब, आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, डॉक्टर साहब, आपने इल्जाम लगाया तो मैं आपसे जानना तो चाहना हूं, इसका हक तो है ना मुझे, एज ए रैंकर पूछने का हक तो है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि न्यायालय दबाव में है,
यस, कोर्ट दबाव में है। आप भी तो वही कह रहे हैं, आप भी तो वही कह रहे हैं। आइए बताओ, मैं बताता हूं देश के न्यायालय क्या कर रहे हैं। मैंने बताया ना, चीफ जस्टिस का सेक्सुअल हरासमेंट का केस, अपने को खुद मुक्त कर दिया, चेयर किया उसको, फिर बाद में राज्यसभा ले लेता है वो आदमी। एक चीफ जस्टिस आरती उतारता है। भाई जब आप पद पे हो तो आप एक बड़े नेता के साथ आरती उतारोगे? दूसरी बात, तीसरी बात सुन लीजिए आप, इस देश में जो देश की सुप्रीम कोर्ट है उसमें अब तक आजादी के बाद से कितने SC ST OBC जज बने हैं? 2014 से पहले 5 OBC जज थे, 5 दलित थे, आए भी आदिवासी नहीं। डॉक्टर साहब, आप ना प्लीज, डॉक्टर साहब, ये देश की 90% आबादी है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुसलमान थे, केवल 12 मुसलमान थे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे, डॉक्टर साहब मैं आपसे, एक मिनट आराम से, डॉक्टर साहब मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। किसी पार्टी के मुखिया पे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा था और कोर्ट से वही, उन्होंने ही, कोर्ट ने कहा कि नहीं, कुछ बात कही ना उन्होंने। आप बताएंगे कौन सी पार्टी थी जिसपे आय से अधिक संपत्ति का मामला था? आप बताइए। अब मुझे नहीं मालूम, आप तो सारे कोर्ट के मसले खोल रहे हैं ना, तो मुझे बताइए किसमें था आय से अधिक संपत्ति का मामला? जिस किसी पे भी था, आपने अब नाम ये सेलेक्टिव नैरेटिव। और इस देश में डॉक्टर साहब एक देश में एक नई चीज प्रथा चली है कि मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, कि सुप्रीम कोर्ट पर, इलेक्शन कमीशन पर, ईडी पर, CBI पे हमला करूं। ये नहीं, ये डॉक्टर साहब मैं अभी मैं पूरी जनता से निवेदन करूंगा कि समाजवादी पार्टी के जहरीले सोच को आप लोग समझ लीजिए, देख लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं साहब, इन्होंने कहा कि मदनी साहब की बातें बोगस है। मीन्स अगर मदनी साहब की बात से कोई युवा प्रेरित होकर जिहाद की ओर निकल के 10 लोगों को मार दे तो वो बोगस है, यह कहना चाह रहे हैं। मदनी देश के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। राइट डॉक्टर साहब, नाउ आंसर। नहीं डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल भी तो है, सवाल बोलने तो दूंगा। डॉक्टर साहब कोई भाषण नहीं है, सवाल होगा उसके बाद। मैं आ रहा हूँ। गिरफ्तार में क्यों नहीं है ये लोग? गिरफ्तार करो उनको। आप जब तक समाजवादी पार्टी जब तक थी, जब तक उनके अखिलेश जी के पिताजी थे, उसके बाद है ही नहीं समाजवादी पार्टी। ठीक, नहीं मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता। मैं डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब दिया। आपके ऊपर इल्जाम है कि जब आप सरकार में थे उत्तर प्रदेश में, तो सारे थानों पे एक जाति विशेष के सारे SHO थे ना। प्लीज आंसर। बिल्कुल आंसर देता हूं, आप उसका आंकड़ा दीजिए मुझे, कितने। अपने बस मैं आ रहा हूं। ऑफकोर्स आई विल कम टू यू, ऑफकोर्स आई विल। डॉक्टर साहब आंकड़ों पे और सत्यता पे बोला करिए, जनता को गुमराह मत करा करिए। नो प्लीज स्टैंड, प्लीज मैं तो बताइए ये क्या तरीका है? नहीं बताइए, अब आपको मैं बताइए ना। अब एक मिनट, क्या एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 56 में 86 यादव SDM हो गए। ये मुख्यमंत्री का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। डॉक्टर साहब आपने कहा ये बात कि SC और ST का आपने बोला। एक मिनट, अब आप सुनिए। अभी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ है, कब सिरप घोटाला मुझे मालूम है, सारे घोटाले मुझे मालूम है डॉक्टर साहब सारे घोटाले मालूम है मुझे मालूम है ना। ठीक है, मैं बहस जी। सर मेरा सैफी जब मरसब होता था वो किसका पैसा था? हाँ जी, अखिलेश यादव का पैसा था। कहाँ सैफी मरसब जो करवाते थे, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था। नहीं सर, इनका पैसा था। नहीं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था। पैसा था नहीं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था सर भाई का। नो जी, के चैनल को जो पैसा दिया, नहीं जी, पैसा था जो सर भाई महोत्सव किया जाता था, उसका खुलासा करिए, उसको बताइए आप। वो देश का पैसा था। देखिए एक मिनट डॉक्टर साहब, यहाँ पे बोलने का और यहाँ बोलने से पहले जाति नहीं पूछी जाती, यहाँ सब बोल सकते हैं बराबर। ये जाति के नाम पर भारत को तोड़ना चाहते हैं, या देश में आग लगाने की जो है दिशा लेकर चले हुए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये जो SIR की बात करते हैं, 1955 से लेकर 2004 तक यही SIR हुआ और यही चुनाव आयोग ने किया, तब इनको दर्द नहीं हुआ। आज जब SIR हो रहा है, एक बार सुनिए और एक बात और बताना चाहता हूँ समाजवादियों, रुको सुनो। आपने जो कुकर्म उत्तर प्रदेश में किया है ना, कुकर्म शब्द नहीं इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ अगर कुकर्म बोला हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये SIR के नाम पर आप देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा था कि बिहार के चुनाव में एक भी बिहार का ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो कि बोला हो कि मेरा वोट कट गया है। नहीं, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले सारे डाटा सामने किए।
38 जिले हैं, 38 जिले में प्रोफेसर साहब एक भी आपत्ति नहीं आई। डॉक्टर साहब या तो आप तो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, 38 जिलों में कहीं कोई आपत्ति तो आती? कहां पे? कौन से? बिहार के अभी आंकड़े आएंगे, हरियाणा का जवाब आ गए। मैथ्यू फरेरो कौन है? ब्राजील से आके 10 बूथ पे 22 वोट डाल के जाती है, वो कौन है? आप पूछे भैया जी, इनका हाल इसीलिए है, ये कभी भी, मैं कहने का विषय यह है कि इस देश ने इतिहास देखा है कि जब जब सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश हुआ है, जनता रोड पे उतरी है। एक भी रोड पे कोई जनता नहीं उतरी साहब, क्योंकि जनता को पता है समाजवादी के नाम पे समाजवाद का गला घोटने वाली पार्टी अखिलेश यादव की, लोकतंत्र के नाम पे संविधान का गला घोटने वाली पार्टी कांग्रेस की, लोगों की जातिवाद के नाम पे लोगों को लड़ाने वाली पार्टी आरजेडी, और सबको अंत्योदय मूल मंत्र से चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता सशक्त रूप से खड़ी है। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि जब चुनाव चल रहा है और चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद आप 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल रहे हैं और चलते चुनाव में आपके अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? इसका जवाब लीजिएगा। भैया जी, 10,000 जो गया अधिसूचना आचार संहिता से पहले वो अनाउंसमेंट हुआ है उस योजना का, बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं साहब, उस योजना का अनाउंसमेंट जो है वो आचार संहिता से पहले हुआ है, और जब प्रक्रिया चल जाती है ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं होगा। तो वो मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है। बगल में झारखंड है साहब, मैया सम्मान योजना कब घोषित किया था जरा बता दे। दूसरी बात, मैं आ रहा हूं। बजटरी प्रोविजन है, इलेक्शन कमीशन को सूचना दी गई है, आपत्तियां पहले दी जा सकती है, लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि 2009 से पहले 72,000 करोड़ का कर्ज का माफी क्यों हुआ था? सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है 2009 से पहले। जी देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका कि उस समय 2008 में कर्ज माफी के लिए 72,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया गया था, लेकिन एक चीज है, दोनों मामलों के अंतर को देखना पड़ेगा सर। चुनाव की घोषणा से 1 साल पहले उस योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, और एक चीज उन लोगों को ये जब चुनाव 2009 में होना था और 2008 में ये इम्प्लीमेंट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग चर्चा करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चुनाव आयोग प्रदान कर रहा है, लगातार कहा जाता है कि झारखंड का मैया सम्मान निधि को देख लीजिए, क्या झारखंड। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मुझे मालूम है सारे तर्क इतने सालों से इतने समय से चल रहे हैं। एक सीधा सा तर्क है, चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े दिए, सारे आंकड़े सामने आ गए, कहीं से कोई भी, अगर आप कहते हैं कि 65 लाख कट गए, 50 लाख कट गए आदमी, कहीं से कोई भी एक शख्स खड़ा हुआ, कोई आया, आपत्ति दी, कहीं से कोई चीज? देखिए, चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से तो नहीं, चुनाव देखिए यही पे मतभेद खड़ा होता। चुनाव आयोग के अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप इलेक्शन कमीशन पे बिलीव ही नहीं करते तो फिर तो सिस्टम पे ही नहीं बिलीव करते हैं आप। इलेक्शन कमीशन पे तो बिलीव करते हैं, और इलेक्शन कमीशन में संशोधन के लिए सारी संघर्ष चल रही है। देखिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, कल सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्या बीएलओ की जान चली जानी चाहिए। एसआईआर के दरमियान में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है अपना काम, तो उसकी सजा सस्पेंशन होगी, उसकी सजा जो है कि उसकी जीवन नहीं ली जा सकती है। तो ये पूरे प्रोसेस को देखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ सर, संवेदनशील होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, संवेदनशील। पंक्ति में पश्चिम बंगाल में चुनाव चलिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव त्वरित तौर पर चलिए, वहाँ खड़े हो ना, किनारे खड़े नहीं हो पाते, क्या खड़े हो? डॉक्टर साहब आप पीछे जाएंगे। खाली एक पंक्ति में कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में चुनाव त्वरित तौर पर चलिए, वहाँ पे एसआईआर की हड़बड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कौन सा चुनाव आज हो रहा है? गुजरात में अगर वहाँ पे 1 महीने में ना होके 3 महीने के इस पूरे समय को बढ़ा के अगर 5 महीने में ही करके अच्छे से अगर एसआईआर हो सकता है तो क्या दिक्कत है? राइट, टेक योर पॉइंट। देखिए, 27 अभी तक बीएलओ की जान चली गई है, काफी लोगों ने आत्महत्या कर ली। अगर राज्यवार कहें तो उत्तर प्रदेश में 4 हो गए, केरल में 1 हो गए, तमिलनाडु में 2 हो गए, पश्चिम बंगाल में 4, राजस्थान में, केरल में 3 हो गए हैं, राजस्थान में 3 हो गए हैं, मध्य प्रदेश में 8 हो गए हैं, गुजरात में 7 हो गए हैं, लगभग 27-28 लोग हो गए हैं। ये सोचिए कि इन पर कितना प्रेशर है। बार बार ये कहा जा रहा है कि आप टारगेट कर वहां पर वोट काटिए, अदरवाइज आपको पनिशमेंट किया जाएगा, पनिशमेंट पोस्टिंग दी जाएगी। तो यही लेवल प्लेइंग फील्ड है। जब और आज समझिए, जब विपक्ष के लीडर, देखिए सारा सेंटेंस आपका सही है, बिल्कुल सेंटेंस आपने फ्रेम सही कहा, लेकिन आपने एक सेंटेंस में आखिर में ये कहा कि उनसे ये कहा जा रहा है कि वोट काटिए। बिल्कुल, क्यों
अगर देखिए मैं ये तो क्रिमिनल है। अगर आप देखिए यही बात देखिए प्रोफेसर साहब समझने की कोशिश करिए। अगर तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि कोर्ट है उस पर आपको बिलीव नहीं है, आपको बिलीव ही नहीं है। क्यों? डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं मुझे बिलीव नहीं है। कोर्ट में क्या हो रहा है? अरे सर कोर्ट कह रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। कोर्ट में हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी और योगेंद्र यादव जी इस पर केस लड़ रहे हैं एसआईआर पर, और हम ये कह रहे हैं जब स्पेसिफिक एक कास्ट कम्युनिटी को लेकर वर्ग को लेकर कहा जाए कि आप ओबीसी के वोट काटिए तो ये क्या सही है? राइट जी आइए, हाँ जी आइए। तो बीएलओ को जाना चाहिए और कम से कम ये जाके एक क्रिमिनल रिपोर्ट लिखानी चाहिए। जब उत्तर परगना में टीएमसी के विधायक श्यामल मंडल बोलते हैं कि अगर मुसलमानों का वोट काटा तो बीएलओ के हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, प्रश्न तब पड़ता है। मैं डॉक्टर साहब आपने शुरू किया एससी एसटी का खेल, आपने शुरू किया। मैं स्टेटमेंट आपने आप कहें तो हकीकत, दूसरा बोले तो चोर। वाह डॉक्टर साहब वाह। मैं स्टेटमेंट मैंने कोट किया है। प्रेशर सुनने की क्षमता रखिए। प्रेशर इसको कहते हैं। और जो भी मदनी का बयान हो या AIMIM का हो, ये देश संविधान से चलता है। डॉक्टर साहब मदनी ने जो कहा वो कहा, आपने भी तो वही कहा कि कोर्ट में क्या हो रहा है, न्यायालय में क्या हो रहा है। हाँ। मैं बता रही एग्जाम्पल दिया। मैं बता रही हूँ, मैं भी तो एग्जाम्पल देती हूँ। बनारस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जब होता है, दो उसके आरोपी जो अभियुक्त न्यायालय द्वारा साबित होते हैं, वही उल्ला खान और शमीम, उनके कोर्ट से आप केस वापस लेने के लिए हाजिरी देते हैं, अर्जी लगाते हैं। क्या ये न्यायालय प्रक्रिया में ये बाधा देना नहीं होता है? क्या उस समय से लेके आज तक आपके हिसाब से ही जो है वो न्यायालय चलेगा, न्यायिक प्रक्रिया चलेगी? आप जो कहेंगे मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब बोलिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता था। अरे रुकिए भैया जी, अरे जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मदनी मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसका वो पर्सनल स्टेटमेंट है। पहली बात, देश की जो संस्थाएं हैं इस देश में, चाहे वो मीडिया, सबसे पहले मीडिया, ठीक है वो तो एक्सेप्टेड है। सारी चारों जो पिलर्स हैं उसको सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। ज्ञानेश गुप्ता को कायदे से जेल में होना चाहिए, ठीक ना? कायदे से जेल में होना चाहिए। ये आप तय करेंगे? मैं तय नहीं, आप तय करेंगे? मैं तय करेंगे। मैं तय किया। इधर आइए, यहाँ आइए। मैं आपसे समाजवादी पार्टी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके समय में मुख्यमंत्री आपके थे उत्तर प्रदेश में, 22-23 जर्नलिस्टों को आपने जमीनें बांट दी, तो कैसे बांट दी, क्यों बांट दी, कैसे बांट दी? आप पत्रकारों पे इल्जाम लगाते हैं, आप मीडिया पे इल्जाम लगाते हैं। आप करें तो सही, जो करें दूसरा चोर। हाँ जी, अरे भाई आप जवाब तो दूंगा जी। लो हाँ, मेरा जवाब सुनिए। 10,000 लोगों के घर गिराए गए हैं बुलडोजर से, तो कहीं अवैध जमीन का बनाने। अरे मुख्यमंत्री की जो जाति के हैं, प्रदीप सिंह, मनीष सिंह, विपिन सिंह, धनंजय सिंह, पूरे जाति के लोग उत्तर प्रदेश को कोहराम मचाए हुए हैं। रत्न ये जो टाटा है। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपसे तारुफ आपका कराया। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हैं, बिल्कुल वहाँ पढ़ाते हैं। विषय कौन सा पढ़ाते हैं? छोड़िए मेरे विषय, मैं जानना चाहता हूँ। इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं जी। बड़ा अभी बेचैन हो जाएंगे डॉक्टर साहब इस स्टेटमेंट के बाद। शायद ऐसे ही डॉक्टर साहबों से देश को दिक्कत है, ऐसे ही मानसिकताओं से देश को दिक्कत है। ऐसे ही डॉक्टर साहब और ऐसे ही सो कॉल्ड पढ़े लिखे डॉक्टर साहब से सो कॉल्ड ले जाएंगे आप। He has a PhD and he is a qualified doctor। ठीक है, अगर ऐसा PhD करके जातियों में भड़का के देश को तोड़ना PhD है तो मैं गवार रहना मंजूर समझूंगा अपने आप को। ऐसे पढ़े लिखे होकर देश में जोर बोलना अगर PhD है तो मैं गवार रहना मंजूर करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं साहब, SC ST OBC की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक ST महिला को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया। देश का प्रधानमंत्री OBC है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय ध्वज ब्राह्मण है। हमारे बिहार के गवर्नर को नॉमिनेट किया जो मुस्लिम है। इसे कहते हैं जनाब सबका साथ सबका विकास करना। और इनसे जरा पूछ लीजिए, केवल और अखिलेश परिवार, जय हो परिवार, यादव परिवार का एक भी मुस्लिम है ही नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है। सबका साथ सबका विकास में अगर सांसद नहीं है तो मैं तो कहूंगा, देखिए सबका साथ सबका विकास का नारा बहुत शानदार नारा है ऋषभ जी, और आपके माध्यम से आला कमान के पास तक ये संदेश जाना चाहिए कि कम से कम देश में जो 25 करोड़ की आबादी उसको भी। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि एक भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम नहीं है। रुकिए डॉक्टर साहब प्लीज लिसन, आप पहले दिन आए हैं, डिबेट में समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे एक जानना चाहता हूं, इस देश में और भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं,
उनकी केंद्र में सत्ता भी रही है, 5-5, 4-4 मुस्लिम मंत्री भी रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस देश में मुस्लिम अभी भी हाशिए पे हैं, तो क्या कर रहे थे आप? नाउ प्लीज टेल मी नाउ। मुस्लिम हाशिए पे है, आप सोचिए कि अगर 4-5 मंत्री पे रहते, इसलिए मैं कहता हूं सर वाकई खाली पूरा होने जाने दीजिए कि अगर 4 मंत्री रहते हुए हाशिए पे रहे तो जब 0 पे रहेंगे फिर उनकी स्थिति क्या और ज्यादा नीचे नहीं चली जाएगी? नहीं, मैं इसी तर्क को मैं ऐसे रखता हूं कि किसी धर्म से, किसी जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी की दृष्टि होनी चाहिए। जी जनाब अली। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। उम्र भर गालिब में एक ही गलती बार बार करता रहा। गालिब तो शेर नहीं है, और धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। यहाँ बैठकर लगातार केंद्रीय चुनाव आयोग को गाली दी जा रही है। वो डॉक्टर साहब तो कह रहे थे उनको जेल में डाल देना चाहिए, और मतदान के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, न्यायालय पे भी उठा रहे हैं। जरा इनसे कोई पूछे कि इनसे आप जनता से कनेक्ट कर पाएंगे क्या दोबारा से? इस जनता ने आपको बिहार में जवाब दे दिया। एसआईआर पे आप लोगों ने खूब उधम मचाया, खूब बवाल काटा, खूब प्रोपेगेंडा चलाया। क्या रिजल्ट निकला? आप सब लोग साफ हो गए। पश्चिम बंगाल में मैं आपको बता दूं, जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बहुत सारी बस्तियां खाली हो गई हैं, लोग भाग गए हैं। वो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेश, देखिए जब आप ये सेंटेंस बोलते हैं तो जब आप ये बोलते हैं तब आपको बांग्लादेशियों के नंबर भी बताने चाहिए, और ये बताना चाहिए इतने बांग्लादेश। आप बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने दीजिए, उसके बाद ये जितने भी कीड़े घुसे पड़े हैं ना देश में, फिर नाइल डाल के बाहर निकाला जाएगा। आप अपनी भाषा, अपनी शब्दावली, अपनी भाषा पे कंट्रोल रखा करिए। नहीं कीड़ा है, लेकिन हमारे देश को खोखला कर रहा है। ठीक है, मैंने टेकन योर पॉइंट। जी पर एक बात मैं आपसे बराए मेहरबानी कहना चाहूंगा कि जब आप सार्वजनिक डिबेट पे हो और इस तरह की डिबेट पे हो तो भाषा पे संयम जरूरी है। जी मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी पहले डॉक्टर साहब से ले लेता हूँ। जी पहली बार आए हैं। नहीं, मैं ऋषभ जी का जवाब दे देता हूँ। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है, फ्रांस में है। अच्छा, नोबेल लॉरिएट है टॉमस पिकेटी, लुकास चांसल और भारत का एक लड़का नवनीत कुमार, इन लोगों ने रिपोर्ट बनाई। आपको मालूम है 2012 से 2022 तक जो ओबीसी का भारत के धन में रिप्रेजेंटेशन था वो 18% था, 22 में घट के वो 9% हो गया है। SC ST का 1.6 था जो हल्का सा बढ़ के 2.3 हुआ है। इनकी आबादी जो है 90% है, मुसलमान भी उसी में इंक्लूडेड है। इनकी आबादी 90% है और धन में भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 13% है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब मैंने आपका स्टेटमेंट लिया। मैं इसी देश की डॉक्टर साहब बात करनी होगी। आप मतलब बात सुन भी रहा हूँ। इस देश में रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसमें सबका विश्वास है। रिजर्वेशन पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। फिर कितना होना चाहिए? जो रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से। ये है भारत को तोड़ने वाली राजनीति जो ये कर रहे हैं। इसी को कहते हैं चोर मचाए शोर। एक सुनिए, आप जो कर रहे हैं, अरे आप भूलवाइए मत। एक बात कहना चाहता हूँ, ये SC OBC करके नहीं, तुम चुप रहो। बच्चे पैदा करो, सिर्फ बच्चे पैदा करो। एक नहीं, 16, 32 कर पाएंगे। SC OBC करके भारत का विकास हो पाएगा। और अब भारत का विकास वो करता है जो 140 करोड़ देशवासियों की बात करता है। SC OBC करके, माइनॉरिटी करके भारत को तोड़ने का काम नहीं करता है। ये ओबीसी चिल्ला रहे हैं जब इनकी सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर डॉक्टर है ना, प्रोफेसर है ना, चारों अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के उनके चेयरमैन कौन थे जब इनकी सरकार थी? सिर्फ उत्तर ये दे दे बस, और कुछ नहीं, सिर्फ उत्तर दे। मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये बहस डॉक्टर साहब एक मिनट रुकिए। डॉक्टर साहब आप जहां पर हैं, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, वो इसी संविधान और इसी संविधान की पॉलिसी के तहत पढ़ा रहे हैं। और इस बात को भूलिएगा नहीं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। और ये बात मालूम होनी चाहिए, जब आपको मिला है जी। नो जी भैया जी,
डॉक्टर साहब ने कहा कि वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। नहीं, इस पर कोई कमेंट नहीं होगा, पर्सनल कोई कमेंट नहीं लूंगा, बात तो सुनिए, पर्सनल कमेंट नहीं लूंगा। भैया जी, मैं पूरी बात तो सुनने दीजिए आप। तो इंग्लिश में ही एक कहावत है, टीट फॉर टैट। तो ऐसे ही वक्तव्य से जनता इनको पीछे करती है। और मैं आपको बता रहा हूं साहब, राहुल लाल जी ने भी कहा कि आपके मंत्रिमंडल में कितने मुस्लिम के मंत्री हैं। मैं बताता हूं साहब, यह वो सरकार है जो बिना मुस्लिम को मंत्री बनाए और बिना सर पे टोपी लगाए 370 से लेकर तलाक हटा के भी स्वर संभाव का भाव रखती है। बिना मंत्री मुस्लिम बनाए मुस्लिमों के लिए हक की बात करती है। बिना मुस्लिम बनाए मुस्लिमों को भी स्कॉलरशिप देती है। बिना मुस्लिम मंत्री बनाए मदरसों के भी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की बात करती है। बिना मुस्लिम मंत्री बनाए हर धर्म हर नागरिक की भला की बात करती है। 10 साल में 11 साल में भारत की इकोनॉमी को रसातल में पहुंचा दिया। रसातल में किसको? भारत की इकोनॉमी को। डॉक्टर साहब ने फ्रांस का उदाहरण दिया और हम तो कल की जो दूसरी तिमाही डॉक्टर साहब आप मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपने फ्रांस का उदाहरण दिया, मैं यही की सरजमी का उदाहरण देता हूं। दूसरी तिमाही का आंकड़ा इनसे पूछिएगा। दूसरी तिमाही का आंकड़ा इनसे पूछिएगा। हाँ जी, दूसरी तिमाही में आंकड़ा है जो जीडीपी बढ़ी है 8% से ऊपर हुई। अंदर आओ, प्रोफेसर साहब को स्टूडेंट बताएगा। क्या नाम है? डॉक्टर साहब सुनिएगा, स्टूडेंट बता रहा है आपका पढ़ा हुआ। जय सिंह नाम है, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ। मेरे सारे दोस्त SC ST OBC और मुस्लिम भी हैं और हम साथ में रहते हैं। हम कोई भेदभाव नहीं करते। आप समाजवादी पार्टी वाले, विपक्ष वाले सब और SIR का विरोध कर रहे हो। इससे पहले 10 बार कांग्रेस की सरकार में SIR हुआ था। कितनी बार विरोध हुआ था? ममता दीदी जो इसी का विरोध करके कि SIR होना चाहिए, इलीगल बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, इसी का विरोध करके मुख्यमंत्री बनी और आज वो खुद ही चिल्ला रही हैं क्योंकि बांग्लादेशी वोटर उनके हैं। बेटा तुमसे तो मैं ये पूछ रहा था कि यहाँ की रिपोर्ट बताओ, दूसरी तिमाही का क्या रहा? 8.12% रहा है। जोर से बोलो। 8.12% जीडीपी ग्रोथ रेट है इस साल। डॉक्टर साहब ये तो इनके घर में बन गया होगा ना आंकड़ा, इन्होंने घर में। बिल्कुल बिल्कुल। या मेरे मौला अल्लाह अल्लाह अल्लाह, चेक कराइए, बताइए हद है। ये आंकड़ा हमने घर में तैयार कर लिया। अभी ये आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे थे, मतलब कि ये अम्बेडकरवादी नहीं है, ये विरोध में है। जो बाबा साहब 50% मैक्सिमम आरक्षण लिमिट करके गए, उसको ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और क्या ये देश मैं आरक्षण पे बात नहीं कर रहा, उसमें संविधान ने एक गारंटी दी है और उसमें विश्वास है सबका। लेकिन मैं ये बात जरूर पूछ रहा हूं कि जब ये इसमें तत्वान्वेषी करने लगते हैं, रिजर्वेशन के बाद सारी तत्वान्वेषी कर रहे हैं, तब मैं जानना चाहता हूं। और नारा ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ये डेमोक्रेसी में तो यही चलेगा, तो यही चलेगा। आज इंदिरा जी की आत्मा विकार रो रही होंगी कि अपने जो राजनीतिक वंशजों को देखकर कि भैया कांग्रेस पार्टी के जो लोग आज कह रहे हैं जिसके हिस्सादारी, अरे हम तो परिवार नियोजन का मान रहे थे। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? केरल के जनसंख्या वृद्धि दर कम है, शिक्षित है, तो उनको हिस्सेदारी कम दो। भारत का बजट कम दे केरल को। पश्चिम बंगाल में ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो वहाँ ज्यादा दे दे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी सिर्फ जाति में क्यों, क्षेत्र में भी। खैर बताइए डॉक्टर साहब। नहीं क्या बताना। इन्होंने ये कहा कि केरल में जनसंख्या का अनुपात कम है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो बजटरी एलोकेशन कम करें उनका। कलकत्ता में ज्यादा है, बंगाल में, वहां पे आबादी घनत्व तो ज्यादा है, तो पैसा ज्यादा दें वहां पे। मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। केरल और तमिलनाडु भारत का, एक मिनट, केरल और तमिलनाडु जो है वो भारत का सबसे डेवलप्ड स्टेट है। और डेवलप्ड स्टेट होने के पीछे का कारण, डॉक्टर साहब मैं आपके नारे से जोड़ के बोल रहा हूं। आपने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसके उतने। अरे बाप रे बाप, किसने कहा था? ये कौन बोला था? यही बोले थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब देखिए, मैं बहस जब करता हूं तो दिमाग में और दिल में एक ही बात होती है कि बहस करनी है। आपके दिमाग में कुछ, दिल में कुछ, बहस में यही होगा। जी मैं आया, डॉक्टर साहब आया। देखिए मैं समझता हूं डॉक्टर साहब जो कहना चाह रहे हैं उनका तथ्य ये था कि जिस तरीके से देश में न्याय योद्धा, सर मैं बता रहा हूं, न्याय योद्धा राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और वो सरकार को भी बाध्य होकर मानना पड़ा। केंद्र की सरकार ने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और जातिगत जनगणना कराने में क्या बुराई है। एक मिनट, जनगणना के बाद, जातिगत जनगणना के बाद ये पता लग जाएगा कि किस कास्ट में कितना अभी भी पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, पारिवारिक तो हो गया। और उसके बाद अगर उसमें उसको ठीक करा जाए, वो सभी देश के नागरिक है ना,
तो जब 120 करोड़ लोग देश के नागरिक हैं, उनका हमें डाटा मिल जाएगा और डाटा के अनुसार उन पर खर्च किया जाएगा, उनकी आर्थिक एम्पावरमेंट की जाएगी या शैक्षणिक एम्पावरमेंट, इसमें क्या कमी है, क्या दिक्कत है? क्या 2011 में यही डेटा आपने कलेक्ट किया था, 4 साल आपकी सरकार रही, कुंडली मार के बैठ गए। आपने यही तेलंगाना में करवाया था, कुंडली मार के बैठ गए। कर्नाटक में कराया था, कुंडली मार के बैठ गए।